हेलो फ्रेंड्स, वर्ल्ड आईएएस इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का तीसरा लेसन, जिसमें हम लेकर के आए हैं प्रागैतिहासिक काल को। अब हम इसमें प्रागैतिहासिक काल को देखेंगे और इससे इस प्रागैतिहासिक काल में जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं उनको हम पॉइंटों को आपके सामने क्लियर करेंगे। तो आप जुड़े रहें हमसे। और हमारा इसका अगला वीडियो जो रहेगा वो वैदिक सभ्यता पर रहेगा। वैदिक सभ्यता से देखेंगे। तो अगर आपने हमारे पिछले 2 लेसन नहीं देखे हैं तो हमारे पिछले 2 लेसनों को देखें, जिससे आपका आपकी ये कंटिन्यूटी है वो बनी रहे। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम आज के टॉपिक पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। तो आज हम देखेंगे इतिहास। तो हम इतिहास के बारे में जानेंगे। इतिहास क्या है, किस चीज को इतिहास कहते हैं, किसे कहते हैं, किस काल को इतिहास कहा जाता है। तो मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में मौजूद होता है। यानी किसी भी मानव के जीवन का लिखित विवरण ही उसका इतिहास होता है। इतिहास से पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं। जो हमारा ये हेडिंग है ऊपर ब्लू बैकग्राउंड में, प्रागैतिहासिक काल। तो जो इतिहास से पहले यानी लिखित विवरण से पहले का जो समय है उसको ही हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, जिसमें मनुष्य की घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं होता। यानी प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य की जो घटनाएं हैं उनका कोई भी लिखित विवरण नहीं होगा। ठीक, अगर लिखित विवरण होगा तो वो इतिहास कहलाएगा, फिर हिस्ट्री हो जाएगी। वो प्री हिस्ट्री नहीं रहेगी, वो हिस्ट्री हो जाएगी। आज देखते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, यानी जो इतिहास के आगे का काल है उसको आद्य ऐतिहासिक काल बोलेंगे। ठीक है, तो आद्य ऐतिहासिक काल में सामग्री मौजूद थी लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया। ठीक है, सामग्री थी लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया। ज्ञानी मानव यानी होमोसेपियंस, होमोसेपियंस को किस नाम से भी जाना जाता है? ज्ञानी मानव के नाम से, का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30-40 हजार वर्ष पहले हुआ था। पूर्व, पूर्व का मतलब है पहले से। ठीक है, पुरापाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार हुआ करता था। शिकार शिकार पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन हुआ करते थे। आज का आविष्कार पुरापाषाण काल में ही माना जाता है। आज नहीं है, ये आग है। क्या है? आग। जो आग का आविष्कार है वो पुरापाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट, पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में माना जाता है। ऑप्शन दे देगा, पूछ लेगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, या इनमें से कोई नहीं? तो नवपाषाण काल में हुआ था। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति भी नवपाषाण काल में आई। उसने सबसे पहले कुत्ता पालतू जानवर के रूप में स्वीकार किया। मनुष्य ने सबसे पहला जानवर कौन सा था? कुत्ता था। मनुष्य सर्वप्रथम तामा धातु का प्रयोग किया। ये सर्वप्रथम वाले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके द्वारा बनाया गया प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। यानी औजार सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया गया? तो तामा धातु का। उससे सबसे पहला औजार क्या बनाया गया? तो कुल्हाड़ी बनाया गया। पशुओं में सबसे पहला पशु कौन सा था? कुत्ता था। ठीक है, कृषि का भी आविष्कार नवपाषाण काल से ही माना जाता है। जब कृषि का आविष्कार नवपाषाण से माना जाता है तो स्थायी निवास भी तो यही हो गया। हमने पहले पढ़ा है कि मनुष्य का स्थायी निवास नवपाषाण काल में है। जब स्थायी रहेगा तो कृषि भी करेगा, भोजन भी बनाएगा, खाएगा, वहीं रहेगा। जबकि पहले के इंसान क्या करते थे? घुमंतु जीवन जीते थे। यानी आज यहाँ है कल कहीं और है, आज यहाँ है कहीं घूम के कल कहीं और पहुंच गए। लेकिन जिस प्रकार आज मनुष्य एक जगह रह करके अपना जीवन यापन करता है, नवपाषाण काल में भी
ये स्थायी निवास की प्रवृत्ति जागृत हो गई थी। नेक्स्ट, उत्पादन। अच्छा, प्रागैतिहासिक काल में अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान स्थित हैं। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं और जौ की थी। सबसे पहली फसल कौन कौन सी उगाई गई? गेहूं और जौ की फसल उगाई गई। लेकिन मानव द्वारा प्रथम अनाज क्या था? चावल था। प्रथम अनाज क्या था? चावल। चावल का प्रथम साक्ष्य कोल्डी हवा से प्राप्त होता है। वेरी इंपोर्टेंट कि चावल का प्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है? तो कोल्डी हवा से, ठंडी हवा। आप याद करने के लिए, ठंडी हवा। ठंडी हवा में क्या है? ठंडी हवा में चावल, यानी चावल के लिए तरी चाहिए, हर समय पानी चाहिए। धान के लिए क्या चाहिए? हर समय पानी चाहिए। तो पानी से तरावट रहती है, तरावट से तरी रहती है। तो कोल्डी हवा, ठंड के लिए चावल। प्रथम भारतीय पाषाण कलाकृति की खोज पल्लवरम नामक स्थान से हुई। 1863 में भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज रॉबर्ट बुश फुट ने की थी। किसने की थी? बुश फुट ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो, यानी सबसे पहले जिसकी खोज हुई थी वो मोहनजोदड़ो था, इसलिए सबसे प्राचीन है। सिंधी सभ्यता में जिसका अर्थ मृतकों का टीला होता है, मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है वो सिंधी सभ्यता में मृतकों का टीला होता है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युगीन की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जौरवे संस्कृति से था। किस संस्कृति से? जौरवे संस्कृति से है। भारत में शिवालक की पहाड़ियों से जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। जीवाश्म बोलते हैं किसी भी मनुष्य, पशु पक्षी या पेड़ पौधों के किसी स्थान पर दबने से जो सड़ गल करके हड्डियों का वो ढांचा बचता है, उसी को जीवाश्म कहा जाता है। उन्हीं से हमें ऑयल वगैरह, तेल वगैरह की प्राप्ति होती है। ठीक है, ये चीज हम ज्योग्राफी में देखेंगे। ज्योग्राफी जब आएगी तब उसमें देखेंगे। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नदी घाटी, नर्मदा घाटी से मिलता है। मालवा। अब हम देखते हैं कि किस संस्कृति में क्या क्या, कैसे बर्तन थे, क्या था। तो मालवा संस्कृति काला और लाल बर्तन, ये ध्यान रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बुरजाहोम संस्कृति में धूसर बर्तन पाए जाते थे। जोखे संस्कृति में लाल बर्तन। दक्षिण नवपाषाण संस्कृति में चमकीला और धूसर बर्तन। पूर्वी नवपाषाण संस्कृति में भूरा और लाल बर्तन पाए जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का समय लगभग 2400 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। अब ईस्वी पूर्व इतना लंबा पहले का था ये। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा की गई। जो सिंधु सभ्यता है हमारी, वो किसके द्वारा खोजी गई? तो राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा खोजी गई। सिंधु सभ्यता को प्रागैतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। ठीक है, सिंधु सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल जो इस प्रकार थे। अब हम ये स्थल ही हैं आपके, जो मैंने तीर का निशान लगा करके स्थलों को दर्शाया है। ये स्थल हैं, यानी इधर ऊपर क्या होगा? पूरब होगा। सॉरी, पूरब नहीं होगा, ये पूरब इधर होगा, इधर पूरब होगा, इधर पश्चिम होगा, इधर उत्तर होगा और नीचे दक्षिण होगा। दक्षिण से दैमाबाद याद कर सकते हो आप, दक्षिण से दैमाबाद। तो उत्तर में हम देखेंगे, उत्तर में मंदा,
उत्तर में मंदा जो जम्मू कश्मीर में है। ये संस्कृति है, ये कुछ स्थल हैं, ये स्थान है, मंदा स्थान है जो जम्मू कश्मीर में है, जो चिनाब नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के किनारे है मंदा? चिनाब नदी के किनारे। कहां पर है ये? उत्तर में है। उत्तर में कहां? जम्मू कश्मीर। ये डायग्राम इसलिए बनाया गया है, फिर से एक बार देखें आप, सबसे उत्तर में हमारा मंदा है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, चिनाब नदी के तट पर। ठीक। अगर हम दक्षिण में बात करें तो दैमाबाद है महाराष्ट्र में। दक्षिण में, सबसे दक्षिण में क्या है? दैमाबाद है जो महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। पश्चिम की बात करें हम, पश्चिम में सुतकांगेडोर है जो बलूचिस्तान में स्थित है, दास्क नदी के तट पर है। किस नदी के? 3-4 चीजें इसमें। पश्चिम सतकोंगेडोर बलूचिस्तान में है, किस नदी पर है? तो दास्क नदी पर है। उत्तर में हम देखें आलमगीरपुर, पूर्व में आलमगीरपुर जो कहां पर है? यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। किस नदी के किनारे है? तो हिंडन नदी के किनारे पर स्थित है ये। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी थी? नगरीय। नगरीय किसको बोलते हैं? शहरी को। शहरी सभ्यता को हम नगरीय सभ्यता बोलते हैं। सिंधु सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगरों की संज्ञा दी गई थी। बड़े नगरों में कौन कौन सी हैं? पहला है मोहनजोदड़ो, दूसरा हड़प्पा, तीसरा गढ़वाली वाला, धोलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगा। ये 6 स्थल हैं बड़े स्थलों में, सबसे बड़े स्थलों में। ठीक है, 6 स्थल हैं, फिर से देखेंगे आप। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वाली वाला, धोलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगा, ये स्थल थे। नेक्स्ट आता है स्वतंत्रता के बाद। अगर हम स्वतंत्रता के बाद की बात करें तो संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। हड़प्पा संस्कृति के जो सर्वाधिक स्थल हैं वो गुजरात में खोजे गए हैं। लोथल और सूतकोटड़ा सिंधु सभ्यता के ही बंदरगाह थे। लोथल एवं सूतकोटड़ा ये बंदरगाह 2 थे। किसके थे? सिंधु सभ्यता के। जुते हुए खेत, नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत जो स्नानागार के रूप में मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, सबसे बड़ी इमारत है ये। और ये क्या है? स्नानागार है ये मोहनजोदड़ो में है। ठीक है। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। आपने अगर इसको मिस किया तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का चित्र मिलता है। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक है। यह लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। अब देखेंगे हम, यही एक क्वेश्चन हो गया कि सिंधु सभ्यता की लिपि किधर लिखी जाती थी? दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्ति का होता था, अगर कोई लेख एक से, जैसे ये पंक्ति हो गई, ये लाइन हो गई एक, तो ये एक पंक्ति हो गई। अगर कोई लेख एक से अधिक पंक्ति का होता था तो पहली पंक्ति को दाएं से बाएं लिखा जाता था। अब दाएं से बाएं मतलब, अब ये मान के चलो ये 2 हाथ हैं, ये एक हो गया, ये एक 2 हो गया, ये 2 हाथ हो गए, तो ये दायां हाथ हो गया और ये बायां हाथ हो गया। तो दाएं से बाएं पहली जो संस्कृति थी जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी, तथा दूसरी बाएं से दाएं लिखी जाती थी। दूसरी को बाईं से दाईं ओर।
आज की हमारी कौन सी संस्कृति है, किस किधर से लिखी जाती है, हम यानी इधर से लिख के इधर को चलते हैं। तो ये कौन सी हो गई, बाईं ओर से दाईं ओर की तरफ हो गई है, बाईं ओर से दाईं ओर की तरफ हो गई। तो ये हमारी कौन सी होगी, सिंधु सभ्यता की हो गई। ठीक है, तो इस संस्कृति को कहां से लिया गया, सिंधु सभ्यता से ही अपनाया गया है। और अगर उर्दू की बात करें आप, तो उर्दू किधर से लिखी जाती है, दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है, उल्टा लिखा जाता है, यानी हमारी हिंदी के विपरीत में उर्दू को लिखा जाता है। नेक्स्ट देखें हम, सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों और घरों के निवास के लिए ग्रिड पद्धति को अपनाया, ग्रिड पद्धति को अपनाया। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुल करके पिछवाड़े की ओर खुलती थी। केवल, केवल को ध्यान रखें, बहुत में इंपोर्टेंट है, केवल, केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में केवल लोथल नगर एक ऐसा था जिसके दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल गेहूं और जौ की मानी जाती है। किसकी, गेहूं और जौ की। सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए, सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए शहद का उपयोग करते थे। किसका, शहद का। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त किए गए हैं। नेक्स्ट, तौल की इकाई की अगर हम बात करें तो ये 16 के अनुपात में हुआ करती थी। किसमें, 16 के अनुपात में। अब 16 का अनुपात, 16 का अनुपात हो गया 16, 16 के बाद कितना आता है, 32, 16, 48, 64, ये 16 का अनुपात हो गया। किसका हो गया, 16 का अनुपात हो गया। नेक्स्ट, सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिया या 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग किया करते थे। किसका, या तो बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे या भैंसा गाड़ी का, वो भी या तो 2 पहियों वाली या 4 पहियों वाली। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा, सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरा की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, वृक्ष पूजा और शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं, सिंधु सभ्यता से मिले। स्वास्तिक का चिन्ह, स्वास्तिक का चिन्ह, स्वास्तिक जानते हो, आजकल जो सबसे पहले शादी पार्टियों में जो बनता है, आपने देखा होगा, ये वाला जो चिन्ह है उसको स्वास्तिक चिन्ह बोला जाता है। ये स्वास्तिक चिन्ह कहा जाता है इसको। हड़प्पा सभ्यता की देन है ये वाला, जो ये स्वास्तिक चिन्ह है वो किसकी देन है, हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु सभ्यता के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिलते हैं, यानी कहीं भी मंदिरों की पूजा नहीं की जाती थी। किसमें, सिंधु सभ्यता के अंतर्गत। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। किसकी, मातृ देवी की। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय माना जाता था। स्त्रियों की मूर्ति अधिक मिलनी है सिंधु सभ्यता में। स्त्रियों की जो मिट्टी की मूर्ति थी वो बहुत ज्यादा मात्रा में मिली है। इससे पता चलता है कि इस समाज के लोग मातृ सत्तात्मक समाज के आधार पर जीवन यापन करते थे, यानी मातृ सत्तात्मक मानते थे। अब मातृ सत्तात्मक और पितृ सत्तात्मक होता क्या है, मातृ सत्तात्मक में हम माता को यानी स्त्री को बढ़ावा देते हैं और पितृ सत्तात्मक समाज में पिता को बढ़ावा दिया जाता है। जैसे आजकल अगर हम आज के समाज की बात करें जो वर्तमान में चल रहा है, यहां पितृ सत्तात्मक समाज है। कैसा, पितृ सत्तात्मक।
पितृसत्तात्मक मतलब है यहां जो भी है सभी वो पिता के अनुसार होता है, पिता के आधार पर। ठीक है, आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। सैंधव सभ्यता में सूती ऊनी वस्त्रों का उपयोग करते थे। मनोरंजन के लिए मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों पशु पक्षियों को लड़ाना, पासा खेलना आदि प्रमुख साधन थे। क्या थे? प्रमुख साधन थे। नेक्स्ट देखते हैं हम। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन वाले मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ये लोग तलवार से परिचित नहीं थे, तलवार को नहीं जानते थे ये क्या होती है। कालीबंगा एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर भी निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़ियों से। इसमें अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण भी मिलते हैं, यानी कालीबंगा में अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिलते हैं। सिंधु सभ्यता में पर्दा प्रथा, वेश्यावृत्ति प्रचलित थी। वेश्यावृत्ति आज भी, जिसको हम कोठा कहा जाता है, कोठे पर जिसको कहा जाता है वेश्याएं कहा जाता है, आज भी जो दिखाई देती हैं, जो प्राचीन काल से चली आ रही है, आज का नहीं। शवों को जलाना, गाड़ना, शवों को जलाने तथा गाड़ने की दोनों प्रथाएं शामिल थी, दोनों प्रथाएं प्रचलन में थी। हड़प्पा में शवों को दफनाया जाता था, जबकि मोहनजोदड़ो में शवों को जलाया जाता था। सिंधु सभ्यता के विनाश का प्रमुख कारण बाढ़ को माना जाता है। अगर यहां पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता के विनाश का प्रमुख कारण किसको माना जाता है, तो हम बाढ़ को मानते हैं। आग में पकी ईंटों को टेराकोटा कहा जाता था। सिंधु सभ्यता के लोग जो ईंटों को आग में पकाते थे उनको टेराकोटा कहा जाता था। ठीक है, तो आज का सेशन यही था। अगला सेशन हम वैदिक सभ्यता से रिलेटेड देखेंगे, तो इसको देखना ना भूले। सेशन को, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक जरूर कर दिया करें। आपसे बहुत ही रिक्वेस्ट है, बड़ी मेहनत से हम आपको ये ढूंढ करके लेके आते हैं, तो आप इसको लाइक करें जिससे हमारा मनोबल बढ़े। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।